Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group to the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about contesting election from more than one seat, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं फिर करंट आर्टिकल पे आएंगे. तो देखिए, आज यू ऑल नो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी फंक्शनल डेमोक्रेसी. तो हमारे देश के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट कराने की और फ्री और इम्पार्शियल तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, जिसको मेंशन किया गया है इन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसके लिए आर्टिकल्स है आर्टिकल 324 टू 329. आर्टिकल 324 इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्शन को लेकर के चाहिए होती हैं, विच इज़ नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि पार्लियामेंट कैन अप्रोप्रिएटली फ्रेम लॉ इन ऑर्डर टू ले डाउन रूल्स, फ्रेमवर्क्स एंड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन फ्री एंड फेयर मैनर. तो आइडिया इज़ कि हमारे संविधान में आर्टिकल 324 टू 329 का जिक्र है पार्ट 15 के अंदर, विच टॉक्स अबाउट इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. येट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इलेक्शन को लेकर के और फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए चाहिए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पॉसिबल नहीं था. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिख दिया कि पार्लियामेंट बाकी वो तमाम मुद्दे जिन पे कानून की ज़रूरत है, रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत है, लेकिन उस पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर डील नहीं करता है तो उन मामलों पे पार्लियामेंट एक अप्रोप्रिएट कानून बना करके उन मामलों को डील करेगा. दिस इज़ हाउ पार्लियामेंट थ्रू डिफरेंट लॉज हैव लेड डाउन लीगल प्रोविजंस फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट इन दिस रिगार्ड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002. डीलिमिटेशन कमीशन में कुछ ही दिनों पहले आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने कराया था, जब मैंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डीलिमिटेशन एक्टिविटी को कवर किया था. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है. आई होप बाय नाउ इट इज़ क्लियर कि पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है फॉर डीलिंग विद दोज एरियाज दैट आर नीडेड टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि इट रेगुलेट्स एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, उसको लेकर के प्रोविजंस ले डाउन करता है. इट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस. इट डील्स विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इट स्पेसिफाइज क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द हाउस. तो कुछ क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, ये आप सब जानते होंगे. बट एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स कि पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ कैन ऐड फर्दर क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस. और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत हमारे पार्लियामेंट ने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर ऑफ हाउस ऐड किए हैं. उसके अलावा इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रोविजंस टू कर्ब करप्ट प्रैक्टिसेस. जैसे सेक्शन 8 के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, जिसमें देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप इन केस ऑफ करप्शन केसेस. तो उसके बारे में भी हम पहले देख चुके हैं. इट ऑल्सो लेज डाउन प्रोसीजर फॉर सेटलिंग डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन. सो ऑल सच थिंग्स आर देयर इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. एक पर्टिकुलर प्रोविज़न इस एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का एक पर्टिकुलर प्रोविज़न जो न्यूज़ में है वो है सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. It allows a person to contest election for the same office from two constituencies at the same time. आपने सुन रखा होगा, जैसे राहुल गांधी जी भी, उन्होंने अमेठी से भी इलेक्शन लड़ा और उन्होंने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी, आई थिंक साउथ इंडिया के केरला से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम वेयर ही इज़ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर लोकसभा. तो दो जगहों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा. ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कई दफ़ा ऐसे जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो दो जगह से इलेक्शन लड़ लेते हैं. तो इसी प्रोविज़न को अलाउ करता है दो जगह
से इलेक्शन लड़ने को एक ही सीट के लिए, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में सीट के लिए एक कैंडिडेट 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है एज पर सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. सो पर्सन टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द सेम ऑफिस फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इनफैक्ट 1996 से पहले देयर वाज नो बार ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो एक कैंडिडेट बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बार में इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता था. 1996 में इस कानून में अमेंडमेंट ला करके नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर लिमिटेड टू 2 सीट्स, यानी कि एक कैंडिडेट एट मैक्स 2 जगहों से इलेक्शन लड़ सकता है. लेकिन अगर वो दोनों जगह से इलेक्शन जीत जाता है तो इन दैट केस ही और सी विल हैव टू वैकेट वन ऑफ द 2 सीट, और उसके बाद जो भी सीट वैकेट की जाएगी वहाँ पे फिर बाई इलेक्शंस कराए जाते हैं. अभी करंट न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को एक रिकमेंडेशन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉ मिनिस्ट्री शुड कंसिडर अमेंडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड इट मस्ट मेक अ प्रोविजन कि एक कैंडिडेट कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम जस्ट 1 सीट, नॉट इवन 2. ये प्रपोजल क्यों दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? उसके पीछे कारण उन्होंने बताया है बर्डन ऑन एक्सचेकर. देखिए, एक कैंडिडेट 2 जगह से इलेक्शन लड़ता है, फिर अगर दोनों जगह से जीत गया तो एक सीट को वो खाली करता है. उस एक सीट में दोबारा से इलेक्शन कराना होता है, बाई इलेक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसमें पैसा खर्च होता है, बहुत सारा मैन पावर फिर से लगता है. सो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस कारण से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंडेशन दिया है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को. एक दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करने के लिए कि अगर एक ही कैंडिडेट 2 जगहों से इलेक्शन जीत जाता है तो फिर एक सीट को वो वैकेट कर दे जिसको वो करना चाहता है, और जिस भी सीट को वो वैकेट कर रहा है वहाँ पे बाई इलेक्शन कराने के बजाय जो कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आया था, सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जिसको मिले थे, उस कैंडिडेट को उस सीट से इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाए. दैट कुड बी द सेकेंड आइडिया. और उसके अलावा तीसरा भी सजेशन है कि मान लीजिए कि एक कैंडिडेट दोनों जगहों से जीत जाता है तो फिर जो एक सीट वो खाली कर रहा है वहाँ पे बाई इलेक्शन कराने का सारा खर्चा वो कैंडिडेट बियर करे, राइट. तो दीज आर सम आइडियाज़. इसी कारण से ये पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 न्यूज़ में है. हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे इसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाए. In this particular article we were discussing about Rahul Gandhi's seat in Lok Sabha. He contested Lok Sabha election from 2 places. So if I'm not wrong, it was one from Amethi and second from Wayanad. But we will have to check it. आपको अगर याद हो तो आप comment section में लिख करके बता सकते हैं. Next article is about 21 years of BrahMos missile. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from defense segment. तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देखेंगे. एक बार इंडिया के अंदर जितने भी मिसाइल्स डेवलप हुए हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं. तो देखिए, इन द अर्ली 1980s हमारे देश में एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम वाज लेड बाय और फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी. तो ये प्रोग्राम उन्होंने कंसीव किया था और उन्होंने ही इसको आगे लेकर के वो इम्प्लीमेंट भी किया था. इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मिसाइल्स बनाए गए थे: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग. और पांचों मिसाइल का अलग अलग काम था एंड दीज मिसाइल्स वर डेवलप्ड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. जैसे पृथ्वी, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल. त्रिशूल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, में तो ज़मीन से किसी हवा में उड़ने वाली चीज़ों को हिट करने के लिए त्रिशूल बनाया गया. आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, जस्ट लाइक त्रिशूल बट इसका रेंज ज़्यादा था. नाग, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल. फिर है अग्नि is also part of integrated guided missile program. It is intermediate range surface to surface missile. अग्नि की स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को देखते हुए बाद में अग्नि को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से सेपरेट कर लिया गया. लेकिन इनिशियली देयर वर 5 मिसाइल्स डेवलप्ड अंडर इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम: पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि. लेकिन फिर हुआ क्या कि अर्ली 90s तक
हमें क्रूज मिसाइल की ज़रूरत महसूस होने लगी। ये जो मिसाइल्स थे, नन ऑफ देम वेयर क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल मतलब जिसको आप बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके पाथ को आप खुद गाइड कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल। तो इनमें से कोई भी क्रूज मिसाइल नहीं था। और इनमें से ज़्यादातर मिसाइल जो थे बैलिस्टिक मिसाइल थे। तो 1990s में एक दौर चला पूरे दुनिया भर में क्रूज मिसाइल का। अ क्रूज मिसाइल इज़ दैट मिसाइल विच कैन चेंज इट्स फ्लाइट in the mid path itself. It moves at a constant speed. It can deliver warheads for longer distance and with high precision. क्रूज मिसाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था ड्यूरिंग गल्फ वॉर। आपको पता होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया हुआ है, जो इराक और यूएस के बीच में लड़ा गया फॉर कुवैत गल्फ वॉर, जिसको मुझे लगता है अक्षय कुमार की वो मूवी थी एयरलिफ्ट, उसमें दिखाया गया गल्फ वॉर 1 के बारे में। तो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल उसमें खूब किया गया। तो उसके बाद से इंडिया रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूज मिसाइल एंड देन इंडिया मूव टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट ऑफ क्रूज मिसाइल इन इंडिया। और फिर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा फिर हमने एक नया मिसाइल सिस्टम बनाना की तरफ एक्शन लेना शुरू किया, वो था ब्रह्मोस मिसाइल। बिफोर वी सी ब्रह्मोस मिसाइल, लेट अस सी ब्रीफली डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कैसा होता है? इट एक्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ से आप मिसाइल को हिट करेंगे, वो जाएगा और वो एक डिस्टेंस तक, एक हाइट तक जाएगा, उसके बाद इट विल फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो फर्स्ट इट विल मूव अगेंस्ट ग्रेविटी बट इट विल मूव अप बिकॉज ऑफ द इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइडेड। आफ्टर अ सर्टेन हाइट इट अटेन्स, इट विल स्टार्ट डिसेंडिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल। इट कंप्लीटली एक्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब बैलिस्टिक मिसाइल का दिक्कत क्या है कि इसका प्रिसीजन खराब हो जाता है। इतना लॉन्ग डिस्टेंस तक आप हिट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपका जो टारगेट है वो अपना पाथ बदल ले, पोजीशन बदल ले, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर बैलिस्टिक मिसाइल टू हिट द टारगेट। उसके अलावा सिंस इट मूव्स इन द हाई एटमॉस्फेयर, इट मूव्स इन द हाई एटमॉस्फेयर, इसी कारण से रडार्स के द्वारा डिटेक्ट होने के बैलिस्टिक मिसाइल्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रडार ऐसे यहाँ ज़मीन पे लगाए मान लीजिए, तो रडार्स इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को बहुत पहले ही इंटरसेप्ट कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि कोई मिसाइल आ रहा है हमारी तरफ। दिस इज़ हाउ रडार वर्क्स। मान लीजिए यहाँ रडार लगा है, उसका इस तरह का रेंज होगा, तो इससे ऊपर वाली सारी चीज़ों को रडार डिटेक्ट कर लेगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आर इजीली डिटेक्टेड। लेकिन वहीं अगर गाइडेड मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, इट कैन मूव विद अ हाई प्रिसीजन। बहुत ज़्यादा हाइट तक चलता नहीं है, ज़मीन से ज़्यादा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हाइट तक चलेगा, हाई प्रिसीजन। उसके अंदर एक स्पेशल इंजन लगा रहता है, जेट इंजन या रैम जेट इंजन। इट मूव्स इन लो एटमोसफेयर and it is guided through remote control. It can change its flight in the mid path itself, and this is how it makes it much more dangerous. This cruise missile or guided missiles are much more dangerous. So ये ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने बनाया, it is a kind of cruise missile only, which is a guided one with high precision. ब्रह्मोस को बनाने के लिए there was an intergovernmental agreement signed between Russia and between India and Russia in 1998. ब्रह्मोस इनफैक्ट नाम ही पड़ा है फ्रॉम द टू रिवर्स ऑफ इंडिया एंड रशिया रेस्पेक्टिवली। ब्रह्मपुत्रा से BRAH आया एंड मोस्कोवा रिवर से आया MOS। सो ब्रह्मोस नेम इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स दैट इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ब्रह्मोस को डेवलप करने के लिए जो दो हम देश की, जैसे इंडिया से DRDO एंड NPOM फ्रॉम रसिया, दीज आर द टू डिफेंस एजेंसीज, इन दोनों ने मिल करके एक जॉइंट वेंचर डेवलप किया, ब्रह्मोस एरोस्पेस। और इस ब्रह्मोस एरोस्पेस में DRDO का होल्डिंग है 50.5%, जबकि रसिया की NPOM का होल्डिंग है 49.5%। इस तरीके से हमने ये ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाया, जिसका काम था ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप करना, विच वुड बी अ टाइप ऑफ क्रूज मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट्स ए जॉइंट वेंचर, इट्स एन आउटकम ऑफ जॉइंट वेंचर बिटवीन DRDO एंड NPOM ऑफ रसिया, and it is named after the two rivers Brahmaputra and Moskva. It can attack both air to surface, surface to surface. तो it can also now attack from water to air as well. सब देखेंगे, इसकी रेंज 450 to 600 किलोमीटर तक है। It is supersonic, means it can move at a speed 3 times or 3.5 times higher than speed of sound. It is a cruise missile that I have already told you. That makes it more precise, and it is a guided missile. In fact, it is considered to be one of the fastest supersonic cruise missile in the world. एक बार ये सेग्रीगेशन भी देख लीजिए, क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए। इफ़ इंजन
or a jet engine moves at a speed less than sound, it is known as subsonic. If it moves at a speed equal to sound, then it is known as transsonic. If it moves at a speed higher than sound, then it is known as supersonic. And if it moves at a speed 5 times higher than sound, then it is known as hypersonic. ब्रह्मोस मिसाइल की अगर टेक्निकलिटीज़ की बात की जाए तो इट इज़ 2 स्टेज मिसाइल. 2 स्टेज मिसाइल में कैसा होता है कि पहले स्टेज में यहाँ पे सॉलिड प्रोपोलेंट लगे रहते हैं जो इसको इनिशियल थ्रस्ट देते हैं, बूस्टर इंजन का काम करते हैं. तो एक बार में झटके से इसका हाई स्पीड से ये स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्टेज सॉलिड प्रोपोलेंट बूस्टर इंजन, एंड इट ब्रिंग्स द मिसाइल टू अ सुपरसोनिक स्पीड. एक बार जब सुपरसोनिक स्पीड अटेन हो जाती है, देन दैट फर्स्ट स्टेज वाला जो सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है, इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द मिसाइल, एंड देन सेकेंड स्टेज किक्स इन. सेकेंड स्टेज जो होता है वो बना होता है फ्रॉम लिक्विड रैमजेट इंजन. अब रैमजेट इंजन क्या होता है, स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 20 सितंबर 2021. उसको एक बार जा करके आप देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो. वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया द डिफरेंस बिटवीन अ रॉकेट, अ जेट, रैमजेट एंड स्क्रैमजेट. तो रैमजेट इंजन इसमें सेकेंड स्टेज में लगा रहता है ब्रह्मोस मिसाइल में, विच किक्स इन आफ्टर द फर्स्ट स्टेज, डज इट्स जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग सुपरसोनिक स्पीड टू द मिसाइल. और उसके बाद सेकेंड स्टेज में फिर ये क्रूज़ फेज में चला जाता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसकी खासियत क्या होती है कि वेरी लो अल्टीट्यूड पे चलता है, बहुत कम अल्टीट्यूड पे चलता है. और बहुत कम अल्टीट्यूड पे चलने के कारण क्या होता है कि रडार इसको कैच कर नहीं पाता है. सो देयर इज़ वेरी लो रडार सिग्नेचर. लो रडार सिग्नेचर मीन्स इट्स डिफिकल्ट फॉर रडार्स टू कैच इट. फॉर एग्जाम्पल, रडार सिग्नेचर फॉर दिस बैलिस्टिक मिसाइल विल बी दिस जोन, जबकि रडार सिग्नेचर फॉर दिस क्रूज मिसाइल विल बी वेरी लेस. दिस इज नोन एज लो रडार सिग्नेचर. It is fire and forget type. Fire and forget type means you fire it and then even in mid path the target changes its position, yet you can alter or maneuver the missile and you can hit the required target. So this is how we can say कि BrahMos is one of the most versatile cruise missile system in the world. It was first tested on 12th June 2021. 12 जून 2001 में पहली बार टेस्ट किया गया ब्रह्मोस मिसाइल को. और इसी कारण से ये आर्टिकल अभी हाल फिलहाल में आया क्योंकि इसके 21 साल पूरे हो गए. 21 years ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इज completed now, and this is how this is why this article talks about BrahMos missile. Over a period of time, so many achievements have been registered by BrahMos missile. For example, in 2001 it registered its first launch, maiden launch, and since then so many achievements. For example, land to sea BrahMos missile has been developed, naval warship has been developed, the air to air BrahMos missile has been developed, and it has been mounted over Sukhoi 30 Mk1 for Indian Air Force. Very recently now BrahMos missile का कॉमर्शियलाइजेशन भी शुरू किया इंडिया ने, एंड नाउ इंडिया हैज़ टेकन फर्स्ट मेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम फिलीपींस नेवी फॉर BrahMos मिसाइल. सो दिस कुड बी सीन एज एन आउटकम of, or this could be seen as a positive thing or positive of आत्मनिर्भर भारत अभियान इन डिफेंस सेगमेंट. उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन हमने डेवलप कर लिए हैं. सरफेस टू सरफेस तो था ही, एयर टू सरफेस डेवलप कर लिया है, एयर टू एयर डेवलप कर लिया है. एंड दिस इज़ हाउ वी कैन से कि नाउ इंडिया हैज़ कंप्लीटेड ए मिसाइल ट्रायड. मिसाइल ट्रायड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिसाइल ट्रायड का मतलब होता है कि आप एयर से भी, एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं किसी मिसाइल को, लैंड से लॉन्च कर सकते हैं किसी मिसाइल को, सी या वाटर से लॉन्च कर सकते हैं किसी मिसाइल को. देन ओनली यू कैन से कि यू आर हैविंग एयर ट्रायड, यू हैव ट्रिपल स्ट्राइक कैपेबिलिटी. अनलेस यू हैव ट्रिपल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज़ नॉट मीनिंगफुल. आप कह रहे हैं कि हम नो फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम पहले किसी पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मान लीजिए आपके ओपोनेंट ने आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन मारा और आपका न्यूक्लियर वेपन तभी डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप सेकेंड यूज तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे. सो पॉइंट इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि अनलेस यू हैव सेकेंड स्ट्राइक एंड थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, देर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. यानी इंडिया फॉलोज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स. So now since India has created missile triad, means we can hit from Indian Navy, we can hit from Indian Army, we can hit from Indian Air Force. So now no one can question on our second strike capability.
अब तुम हमारे आर्मी पे हिट करोगे तो हमारा नेवी अटैक करेगा, तुम हमारे नेवी पे हिट करोगे तो हमारा एयरफोर्स अटैक करेगा, एंड वी विल रेस्पॉन्ड विथ अ न्यूक्लियर अटैक with BrahMos missile. So this is how now we can say कि since BrahMos missile has helped us in making missile tried, there can be no doubt about India's second strike capability, and that makes our nuclear no first use policy more meaningful, more potent. इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं. प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मैनेजिंग टाइप 1 डायबिटीज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. डायबिटीज क्या होता है? ऑफ कोर्स इट्स अ डिजीज which occurs when your blood glucose, that is called blood sugar, is too high. तो हमारे जो ब्लड वेन्स हैं उसमें शुगर कंटेंट अगर बहुत बढ़ जाए तो ऐसे सिनेरियो को हम लोग कहते हैं डायबिटिक कंडीशन. डायबिटिक इसलिए होता है, कोई किसी भी इंसान के अंदर डायबिटिक कंडीशन तभी डेवलप होता है जब उसके पैनक्रियाज जो इंसुलिन बना रहे हैं. लुक, यहाँ पे होता है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज से एक स्पेशल तरह का हार्मोन निकल के आता है, इसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन. और इंसुलिन का मुख्य काम होता है कि हमारे ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को या शुगर को एब्जॉर्ब करे और हमारे बॉडी सेल्स को प्रोवाइड करे, जिससे हमारी बॉडी सेल्स एनर्जी फील करें या एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाए. लेकिन अगर हमारा पैंक्रियाज ये हार्मोन रिलीज़ ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ ही नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारा पैंक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है वो इतना पोटेंट या कैपेबल नहीं है कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाए, तो वैसे हालात को हम लोग कहते हैं डायबिटिक कंडीशंस. तो डायबिटीज हैपेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड और फेलियर ऑफ द इंसुलिन इन एब्जॉर्बिंग शुगर ऑफ द ब्लड. इंसुलिन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट्स अ हार्मोन मेड बाय पैंक्रियाज दैट अलाउज बॉडी टू यूज शुगर और ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट इन फूड दैट वी ईट फॉर एनर्जी. तो जो भी खाना हम खाते हैं उससे जो भी कार्बोहाइड्रेट निकलता है वो फिर हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, और ब्लड वेसल से फिर ग्लूकोज निकाल करके हमारे बॉडी सेल्स को प्रोवाइड करने का मुख्य काम होता है इंसुलिन का. अगर इंसुलिन अपना काम ना करे तो शुगर लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा और हमारे बॉडी के अंदर एक अलग वीकनेस भी महसूस होगी, क्योंकि सेल्स को एनर्जी मिल नहीं रहा है और बॉडी वेसल्स के अंदर शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है. दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर ग्लाइसीमिया, मीन्स टू हाई, शुगर लेवल बिकम्स टू हाई इन द ब्लड. अब डायबिटीज़ दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ वो होते हैं जिसमें इंसान को बचपन से ही इस तरह के उसके कंडीशंस होते हैं कि उसका पैंक्रिया इंसुलिन इनफ नंबर ऑफ या इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. सो इट्स अ काइंड ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम और इट इज़ बाय बर्थ. टाइप 1 is by birth and it cannot be preventable. जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ happens because of poor lifestyle, because of eating junk foods or not practicing or exercising or any physical activity. तो poor lifestyle के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जिसमें होता क्या कि हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देती है, हमारे पैंक्रियाज खराब होने लगते हैं. एंड टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ प्रिवेंटेबल इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, डू practice regular exercises and eat healthy foods, avoid junk food, then टाइप 2 डायबिटीज़ से हम बच सकते हैं. तो एक बार फिर से देखिए, नॉर्मल ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है, इंसुलिन होता है. ये इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करके हमारे सेल्स के अंदर दे देता है, जिस सेल फिर हमारे सेल्स इस ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करके एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं. सो दिस इज हाउ इंसुलिन इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर सेल्स. लेकिन अब टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन है ही नहीं, बिकॉज आवर पैंक्रियाज, इफ इट इज़ बाय बर्थ, सो इट्स अ डिसऑर्डर एंड दिस इज हाउ पैंक्रियाज आर नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. तो इस कारण से सेल्स डू नॉट गेट इनफ अमाउंट of glucose, and that is how cells are starved and they may die also over a period of time. टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन है, लेकिन ये इंसुलिन इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा है. दिस इंसुलिन इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड प्रोवाइड इट टू द सेल्स. तो सेल्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू द इंसुलिन प्रॉपरली. दिस इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस. करंट न्यूज़ ये है, एक तो बात आप सब जानते ही होंगे कि इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेज अब इंडिया के अंदर से निकल के आ रहे हैं. और हाल फिलहाल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइन रिलीज़ किया है टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़.
स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में पहली बार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बातचीत की है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ वेरी रेयर एज़ कम्पेयर टू टाइप 2। देखो ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के केसेज हमें आसपास में दिखते हैं वो टाइप 2 के दिखते हैं, पुअर लाइफस्टाइल वाले दिखते हैं। टाइप 1 के डायबिटीज़ जो होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, इसलिए टाइप 1 को लेकर के अभी तक ICMR ने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं रिलीज़ किया था, लेकिन अब उन्होंने जाकर के किया है। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बातचीत की जाए तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज चाइल्डहुड डायबिटीज़ एंड इट कैन टर्न फैटल विदाउट प्रॉपर इंसुलिन थेरेपी। तो टाइम पे हमें बॉडी में इंसुलिन की थेरेपी लेनी होगी इफ़ समवन इज सफरिंग विथ टाइप 1 डायबिटीज़। In fact, it is very rare and only 2% of the total diabetic cases are of type 1. Type 1 diabetes मैं already बता चुका हूँ. In this case, the pancreas are not at all producing insulin. And that means insulin is absent in the blood vessel if someone is suffering from type 1 diabetes. तो इनफैक्ट 101 साल पहले 1921 में इंसुलिन को डिस्कवर किया गया इन एंड दैट कुड बी मेड इन और सिंथेसाइज इन आर्टिफिशियल मैनर। तो 101 साल पहले जब तक इंसुलिन बनाने की हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र करने वाले लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब तक हमारे बॉडी में इंसुलिन टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंट तरीके से ना डाला जाए तब तक टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र करने वाले लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। सो इट वॉज 101 years ago टाइप इंसुलिन and artificial synthesis of insulin was started, and since then type 1 डायबिटिक लोग भी अब सर्वाइव करते हैं। कुछ लोग तो 90 साल तक जीते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ की बात की जाए तो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मीन्स द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर ओन बॉडी हैम्पर्स some of the cells of our pancreas that forbids it from producing insulin. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वेब 5.0 दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्यूज़ क्या है कि फॉर्मर ट्विटर CEO जैक डॉर्सी ने कहा कि ही इज़ नाउ प्लानिंग टू डेवलप अ न्यू काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा वेब 5.0। आज तक दुनिया में 3 ही वेब आए हैं, वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0। नाउ जैक डॉर्सी इज टॉकिंग अबाउट वेब 5.0, मतलब देर इज़ नो वेब 4.0। वेब 1.0 क्या है? वेब 1.0 इज़ द फर्स्ट जनरेशन ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन जिसमें यू गेट टू सी ओनली रीड ओनली डेटाज ऑन द इंटरनेट। जैसे ये वेब 1.0 में किसी ने इंटरनेट पे डाटा फीड किया, आप उसको बस पढ़ सकते थे, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। दैट वाज वेब 1.0। स्टैटिक HTML, वेब पेजेज, लो बैंडविड्थ, ईमेल भेजा जा सकता था लेकिन आप उसको दोनों साइड से चैट नहीं कर सकते थे, राइट। फिर आया वेब 2.0। वेब 2.0 अपार्ट फ्रॉम रीड ओनली इट वाज नाउ रीड एंड राइट। तो यानी कि बोथ साइड से जो यूजर्स थे, इंटरनेट यूजर्स, उसको कम्युनिकेट कर सकते थे। एंड दिस इज हाउ इट बिकेम वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब 1.0 को वर्ल्ड वाइड वेब नहीं कह सकते थे। वेब 2.0 इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि मल्टी डायरेक्शनल तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता था। यूजर्स आर नाउ एबल टू कम्युनिकेट वाया सर्वर लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ सोशल वेब एंड दिस इज नोन एज वेब 2.0। सो दिस इज वेब 2.0, इसका पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ये। अभी वेब 2.0 में प्रॉब्लम्स क्या हैं? 2.0 में प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो भी इंटरनेट या इंटरनेट ट्रैफिक प्रोवाइड करने वाली कंपनियां जैसे गूगल वगैरह, दे स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा, दे स्टोर ए लॉट ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ आवर्स एंड दिस इज हाउ दे कैन ब्रीच आवर प्राइवेसी और दे कैन इवन लीड टू लैक ऑफ डाटा सिक्योरिटी। तो ये सब कुछ चैलेंजेज हैं वेब 2.0 के। ये तो जो भी हम लोग यूज़ करते हैं ना ब्राउज़र जैसे कि फायरफॉक्स या मोजिला, दे आर एग्जाम्पल ऑफ वेब 2.0। वहाँ पे आप मल्टीपल डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट दे हेल्प अस इन कम्युनिकेटिंग थ्रू मल्टीपल डायरेक्शंस, येट मोस्ट ऑफ आवर डाटा गोज एंड गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। और इससे फिर बचने के लिए आया वेब 3.0। वेब 3.0 अभी भी इवॉल्विंग स्टेज में है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। सो पहला था वेब 1.0 बेसिक HTML या ईमेल्स। वेब 2.0 इन्फॉर्मेटिव इंटरैक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसी पे चलते हैं। अभी तीसरा स्टेज है वेब 3.0 जो अभी भी इवॉल्विंग स्टेज में है। इसमें कैसा होगा कि आप इंटरनेट से कनेक्ट तो कर पाएंगे लेकिन डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो आप उतना ही कनेक्ट करेंगे जितना आप कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके डाटा जो हैं वो पब्लिकली किसी पे लीक नहीं होंगे।
सो दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसमें फ़ायदे हैं ये हैं कि आपके डेटा जो हैं वो किसी और थर्ड पार्टी को नहीं जाएंगे। आप अपने दोस्त के साथ बैठ करके चैट कर रहे हैं, दैट चैट कैन नेवर बी गिव असेस्ड बाय और विल बी एक्सेसिबल टू एनी थर्ड पार्टी। इसके लिए जो नए नए आजकल ब्राउज़र्स आ रहे हैं जैसे कि ब्रेव ब्राउज़र एंड ऑल, बट वेब 3.0 की प्रॉब्लम यह है कि इट विल प्रोवाइड यू ओनली लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरैक्शन, इट विल नॉट बी एज वाइड एज वेब 2.0 एंड दैट इज़ वाई वेब 2.0 को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब 3.0 इज विल बी सेग्रीगेटेड वन, फ्रैगमेंटेड वन, बट इट विल बी एटलीस्ट सेफ एंड योर डाटा कैन नॉट बी शेयर्ड विद द थर्ड पार्टी। अभी वेब 5.0 जो प्रपोज किया है जैक डॉर्सी ने, हु इज़ फाउंडर मेंबर ऑफ ट्विटर, तो वेब 5.0 इज सिंपली समेसन ऑफ वेब 2.0 एंड वेब 3.0, ये दोनों को मिला करके बनेगा वेब 5.0। इसीलिए वेब 4.0 नहीं है, सीधा वेब 5.0। इसमें वेब 2.0 के भी कुछ फीचर्स होंगे। इट विल हेल्प अस इन इंटरैक्टिंग विद द डिफरेंट कम्युनिटीज, एट द सेम टाइम इट विल अलाउ अस in saving our data from being shared to third party. This is the idea of Jack Dorsey when he proposed कि he will be creating web 5.0। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नेवा इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड नोडल मिनिस्ट्री इज पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बट इट इज नॉट आंध्र प्रदेश, इट इज नागालैंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नागालैंड इज द फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री। और बुद्धा की लाइफ से जो जगह रिलेटेड हैं दे आर मोस्टली कोसला एंड मगध। वैसे तो आप जोड़ने को तो अवंती और गांधार से भी कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन कोसला एंड मगध इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ लाइफ ऑफ बुद्धा। रामसे हंट सिंड्रोम, ऑफ कोर्स इट्स अ वायरल डिजीज, नॉट अ फंगल डिजीज। आई विल चेंज इट, आई विल रेक्टिफाई इट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।